हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अवर प्लेटफॉर्म मेंस वाला। सो हेयर दिस इज सुचिता। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्लीज़ प्रॉपर रिवीजन करते रहें क्योंकि रिवीजन इज़ द की। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स को लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके वो किसी भी काम का नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे लेक्चर ले, हमारी एमसीक्यू सीरीज चलेगी तो वहाँ पर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, जो कि हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। तो अगर आपको पहले टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट अस नो, आप हमें बताएं, हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए एक बार हम अपने पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ क्लास में ही रिवीजन हो जाता है क्योंकि आप लोग घर पर तो करते नहीं होंगे, तो आई थॉट कि क्लास में करवा दूँ भाई, है ना। तो देखो, हमने कल क्राउन रूल पढ़ा था। ओके, क्राउन रूल में हमने देखा कि क्राउन रूल 1858 से स्टार्ट हुआ और 1947 पर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्राउन रूल में हमने बेसिकली 3-4 एक्ट पढ़े थे, जिसमें पहला था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट में जो कंपनी अभी तक रूल कर रही थी उसके अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब कंपनी रूल नहीं करेगी, अब अगर कोई रूल करेगा तो वो महारानी विक्टोरिया होंगी, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन है वो अब भारत में शासन करेगा। ओके, फिर इस एक्ट का मतलब जो हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसका हमने नेक्स्ट प्रोविज़न पढ़ा कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वायसराय बना दिया गया। ठीक है, मतलब देखिए जो भारत में अभी तक गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया। अब आप सभी बताएं कि जो भारत का पहला वायसराय था उसका नेम क्या था। ठीक है, बता दें आप सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा एक्ट पढ़ा था 61 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। बेसिकली हमने देखा था कि जो विकेंद्रीयकरण है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, हमने कल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर बहुत ही डीप में डिस्कशन किया था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन लेवल। ठीक है, अगर इस तरह के हिसाब से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो उसको हम विकेंद्रीयकरण कहते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ सबके पास रहे तो उसको हम विकेंद्रीयकरण कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी एक के पास ही पूरी शक्ति है, मतलब अगर शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित हैं तो उसको फिर हम केंद्रीयकरण कहते हैं। इतना समझ आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था 1892 का। देखिए बेसिकली 1892 के भारत परिषद अधिनियम का मेन प्रोविज़न है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली है उसको अपनाया गया। मतलब इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, आप इसमें अपने 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। पहला, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली 1892। ठीक है, दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली लागू करने का प्रयास कब किया गया। मतलब देखिए ये जो सेकंड वाला आपका पॉइंट है, इसमें सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली लागू करने का प्रयास, मतलब इसमें पूर्ण रूप से ना हुई थी, आंशिक रूप से हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1909 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से जो हमारी निर्वाचन पद्धति है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, वो कब लागू हुई, तो आपका आंसर 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, फिर हमने अपना नेक्स्ट एक्ट पढ़ा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ओके, देखिए उस टाइम पर मार्ले और मिंटो भारत में कौन थी ये आपको बताना है, आप सभी कमेंट करके बता दें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस एक्ट का दूसरा प्रोविज़न देखा था कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब देखिए इसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो हिंदू वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो अपने संप्रदाय को ही वोट करेंगे। इन द सेंस आप समझें कि अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट देंगे। ओके, और अगर कोई हिंदू रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है तो उसको सिर्फ हिंदू वोटर्स ही वोट दे सकते हैं। मतलब संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन किया गया। ठीक है, समझ में आया।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये एक्ट और इसके बाद का एक्ट मतलब भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों एक्ट आपके प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इनको एट एनी कॉस्ट प्लीज़ छोड़िएगा मत, स्किप मत करिएगा। और जितने कंटेंट हमने दिए हैं आप उनको बस पढ़ लें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप ज़्यादा अब कंटेंट के पीछे मत भागे, ठीक है ना। अब आपकी एग्ज़ाम आज से मात्र 2 महीने 6 दिन बचे हैं। आप इस टाइम का यूज़ सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस में करिए। इसके अलावा आपको कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको बस अपना सिलेबस कंप्लीट रखना है और कोई भी एक सोर्स अगर आप चूज़ कर लेते हैं तो आपको उसको हर दिन हर समय स्विच नहीं करते रहना है, ठीक है ना। आप अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपके सोर्स में नहीं है तो आप उसी को अपडेट कर ले, ओके। मगर प्लीज़ अब प्रीलिम्स के पहले तक अपने सोर्सेज को चेंज नहीं करें, ठीक है ना। तो चलिए फिर अपने टॉपिक की ओर आते हैं, नहीं तो फिर आपसे बातचीत तो आगे भी होती ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा था कि जो प्रांतों में द्वैत शासन को अपनाया गया, ठीक है। तो आप सभी पहले कमेंट करके बताएं कि जो प्रांत में द्वैत शासन है, डायआर्की रूल इन प्रोविंसेस हैं, उसके जनक कौन है, ठीक है। आप सभी फटाफट बता दें। फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रांत में द्वैत शासन में 2 विषय बनाए गए, पहला रिजर्व्ड सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, मतलब पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय, ठीक है। आपने कल इसको बहुत ही डीप में डिस्कशन किया था, तो आज हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत शासन अधिनियम है 1919 और 1935 वो लागू कब हुआ, तो चलिए फिर आप सभी फटाफट आंसर दीजिए कि जो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है और जो 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है वो कब लागू हुआ, ठीक है। देखिए बेसिकली आपके 1935 के एक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1937 में एक फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है। इस फेडरल कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, उसका नाम आप लोग बताएंगे, ओके। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था तो आज आपको कमेंट करके बताना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। फिर एट लास्ट हमने देखा था कि जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया गया, मतलब 3 सूची बनी, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची, ठीक है। आपकी ये जो सूचियाँ हैं वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। मतलब जब आप 7th शेड्यूल पढ़ेंगे तो हम इन पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको इस व्यू पॉइंट से याद रखना है कि जो सूची है मतलब जो शक्तियों का विभाजन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपनाया गया है, ठीक है। करेगी। फिर उसके बाद हमने देखा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में बेसिकली हमने भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों के गठन का प्रावधान किया, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियल स्टेट बने, ठीक है, 2 अधिराज्य बने। इसके बाद हमने देखा कि जो संविधान सभा है जब तक संविधान बन नहीं जाता है तब तक वह एक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, ओके। हमने कल इस पर बहुत ही डीप में डिस्कशन किया है, तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कल का लेक्चर एक बार देख ले, ओके। फिर हम आज के अपने टॉपिक की ओर फिर हम अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है संविधान सभा, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। तो देखिए बेसिकली हमें संविधान सभा में पढ़ना है कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कैसे संविधान सभा विकसित हुई, कैसे बनी, कितने लोग थे, कितनी कमिटीज़ थी, क्या प्रोसीडिंग्स रही, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे, मतलब क्या सोर्सेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम भाग, अनुच्छेद, अनुसूची मतलब पार्ट, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स पर भी डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए हम इस लेक्चर में बेसिकली संविधान सभा की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और जो संविधान सभा गठित हुई उसका रूप कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ओके।
तो देखिए, अगर आप इस टॉपिक को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो आपको बहुत ही ईज़िली चीज़ें माइंड में आ जाएँगी, क्योंकि हमने संवैधानिक विकास ऑलरेडी पढ़ रखा है। मतलब हमने 1947 तक के इवेंट्स तो पढ़ लिए हैं ना, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, कब प्रोविज़न्स लाए, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये अब बहुत ही ईज़ी पड़ेगा। ओके, तो देखिए, आपको एक बार क्लासेस में रिवीजन करके आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, जब हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट संविधान की मांग रहता है, मतलब डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसकी मांग करते हैं। अगर आपको घर में चाहिए तो आप घर में डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से। फिर उसके बाद अगर आपको स्कूल में चाहिए तो आप अपने हेड जो होते हैं प्रिंसिपल, उनसे डिमांड करते हैं। अगर आपको कॉलेज में चाहिए तो आप कॉलेज डायरेक्टर से बात करते हैं। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ चाहिए, तो आप इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनसे डिमांड करते हैं। अगर आप उस लेवल के हैं, उतने कैपेबल हैं, तो आपको वो चीज़ें मिल। तो उसी तरह जो हमारे भारतीय हैं, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स से मांग की। ठीक है, उन्होंने मांग कब की और कैसे की, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। ओके, देखिए, बेसिकली बाल गंगाधर तिलक का जो मैनर था वो इनडायरेक्ट था। मतलब इन्होंने एक विधेयक पर अपने पूरे डिमांड्स लिखे, जिसका नाम स्वराज विधेयक है। ठीक, उस बिल का नाम स्वराज विधेयक है। वह बिल पास हुआ, उसमें इन्होंने पूरा सब कुछ डिटेल में अपना जो इनकी मांगें हैं सब कुछ डिटेल में लिखा था कि हमको भेदभाव की समाप्ति चाहिए, हमको हमारे कुछ अधिकार चाहिए। देखिए, ठीक है, अधिकार बेसिकली होता क्या है? अधिकार एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी पावर होती है जो कि आपसे कोई छीन ना सके। फिर उसके बाद एनी बेसेंट, बेसिकली एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, जो है वो कहती हैं, मतलब एनी बेसेंट कहती हैं कि मैं जन्म से तो आयरलैंड की हूँ, मगर मेरी आत्मा। इन्होंने 1971 में मद्रास होम रूल लीग स्टार्ट की। ठीक है, आप होम रूल का मतलब ही समझ सकते हैं, घर का शासन। घर मतलब हमारा भारत, मतलब जो शासन करेंगे वो भारतीय ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड डिमांड है गांधी जी। गांधी जी ने 1922 में संविधान की मांग की। इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान होगा उसको जो बनाने वाले होंगे वो सिर्फ भारतीय होंगे। ठीक है, और इन्होंने एक जो इनकी पत्रिका है जिसका नाम यंग इंडिया है। ठीक है, यंग इंडिया में इन्होंने सब कुछ जो इनको संविधान का महत्व लगा, संविधान के जो इनके उद्देश्य थे, सब कुछ इन्होंने डिस्क्रिप्टिव। फिर उसके बाद है नेहरू कमेटी 1928। नेहरू कमेटी 1928 में जो रिपोर्ट आती है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, उसमें मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी। फिर इसके बाद सरदार पटेल ने 1931 में मांग की। ठीक है, जो मांगे इनडायरेक्ट मैनर में है वो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, मगर जो डायरेक्ट मैनर में है वो आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, फिर ये हमारे प्रत्यक्ष में सबसे पहले आते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली डायरेक्ट डिमांड की थी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की पहली प्रत्यक्ष मांग, तो आपका आंसर एम.एन. रॉय हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष मांग में दूसरा कांग्रेस समिति। ठीक है, कांग्रेस समिति ने भी 1935 में संविधान सभा की मांग। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, बेसिकली आप इस मांग को लास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब यह लास्ट डिमांड थी। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा होगी, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा होगी वो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित होगी। इतना समझ में आया? आप बेसिकली एम.एन. रॉय का नाम याद रखिए, और इसमें जो स्टार्टिंग के हैं स्वराज विधेयक, एनी बेसेंट, गांधी जी, नेहरू रिपोर्ट, आप इन सबको थोड़ा अपने माइंड में रखिए, बाकी इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक पिक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या ज़रूरी है, कैसे लर्न करना है। ठीक है,
तो इसमें आप पहले देखिए, संविधान सभा के सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा नेहरू जी ने कहा था। ओके, फिर हमारा है मौलिक अधिकारों की मांग। तो हमने पहली स्लाइड में भी पढ़ा कि जो मौलिक अधिकारों की मांग है वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, बेसिकली उस नेहरू कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो मोतीलाल नेहरू थे। ओके, फिर अगर आपसे पूछा जाए पहली मांग तो आप बाल गंगाधर तिलक कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पहली डायरेक्ट डिमांड पूछी जाए तो आप एम.एन. रॉय बताएंगे। ओके, सो देखिए फिर हमारा नेक्स्ट है, भारतीय शब्द का प्रयोग संविधान के लिए सबसे पहले किसने किया? ओके, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने 1922 में डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि जो भारत के संविधान निर्माता हैं वो भारतीय ही होंगे, मतलब जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ओके, इसके पहले आपकी एनी बेसेंट आई थी। उन्होंने भारत वर्ड का वर्णन, मतलब उन्होंने भारतीय वर्ड यूज़ नहीं किया था। ओके, फिर उसके भी पहले सबसे पहले आपके बाल गंगाधर तिलक आए थे। उन्होंने सिर्फ अधिकार और भेदभाव समाप्ति की बात की थी। ओके, इतना क्लियर है। फिर चलिए हम आगे भी देखते हैं, संविधान सभा शब्द का प्रयोग, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उस वर्ड का कब पहली बार यूज़ किया गया? तो आंसर 1924 का स्वराज दल हो जाएगा। मतलब 1924 में जो स्वराज पार्टी बनी उसने पहली बार संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड यूज़ किया। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है पहली प्रत्यक्ष मांग। हमने पढ़ा कि उसका आंसर एम.एन. रॉय हो जाएगा। ऑल राइट, अगर आपको अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप इजीली उस क्वेश्चन को सही कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब देखिए डिमांड तो हो गई। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी डिमांड करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी चाहिए। अगर आप जिससे डिमांड करते हैं वो आपको कुछ रिस्पॉन्स भी करेगा कि हाँ वो पूरी करेगा, आपकी डिमांड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कब तक में करेगा, ये सब रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, भारतीयों ने इतनी सारी मांगे की, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी कुछ रिस्पॉन्स किया, कुछ प्रस्ताव रखे। ओके, उसमें से पहला है अगस्त प्रस्ताव, जिसे अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। ओके, देखिए बेसिकली अगस्त प्रस्ताव तब आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करें, उसके बाद हम संविधान पर विचार करेंगे, मतलब हमको संविधान बनाना है या नहीं बनाना है, अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, हम उस पर द्वितीय विश्व युद्ध मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए उन्होंने कंफर्म ये नहीं बताया कि वो संविधान कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इंडियंस की हेल्प लेने के लिए ऐसा कह दिया। ठीक है, तो इंडियंस ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, मतलब अगस्त ऑफ़र जो है वो डिक्लाइन हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा बनाने की प्रोविज़न को कब एक्सेप्ट किया, मतलब पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब संविधान सभा बनाने का जो निर्णय है वो लिया, तो आपका आंसर क्रिप्स मिशन हो जाएगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने निर्णय नहीं लिया था, उन्होंने विचार करने का बोला था। ओके, ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स मिशन आपका 1942 में स्टेटफोर्ड क्रिप्स ने लाया। इन्होंने कहा कि जो भारत की संविधान सभा है उसमें भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों रहेंगे, पहला तो प्रोविज़न ये था। दूसरा ये था कि जो भारत है उसको हम डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो बाहर के मामले हैं जैसे वित्त, विदेश, इन सब पर ब्रिटिशर्स का ही राइट रहेगा। मतलब इन्होंने इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों के पार्ट को, दोनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश की। ठीक है, फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। बेसिकली कैबिनेट योजना हमारे संविधान सभा का आधार है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार व्यापम एग्ज़ाम में या फिर MPPCS में, और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई। ठीक है, 1946 में इस कैबिनेट मिशन योजना जो आई इसमें 3 सदस्य थे। इन तीनों का नेम आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है
कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है, जिसमें 3 आपको ये नाम दिए रहेंगे और चौथा कोई और रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर अपनी कमांड बनानी है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको कट ऑफ क्लियर करवाते हैं, मतलब आपको नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करके आने हैं। आप अगर डीप में ना पढ़ें तो बहुत टॉपिक्स स्किप भी ना करें, ठीक है। फिलहाल एमपीपीएससी का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पढ़ें, बहुत आपको पिछले पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आप प्लीज़ पेपर उठा के देखिए, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारा इस टॉपिक से, इस लेक्चर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो इसमें 3 सदस्य थे, पहला AB अलेक्जेंडर, दूसरा पेंथिक लॉरेंस और तीसरा स्टेटफोर्ड। बेसिकली पेंथिक लॉरेंस इसके हेड थे, ओके। फिर यहाँ पे लिखा है संविधान सभा का गठन। तो देखिए, इसी मिशन, इसी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी संविधान सभा, जिसमें उसका स्ट्रक्चर बेसिकली दिया गया है, ठीक है। देखिए, संविधान सभा जुलाई 1946 में गठन किया गया, और अगर आपसे पूछा जाए बेस क्या है, तो आपने अभी पढ़ा कि कैबिनेट मिशन इसका बेस है, ओके। फिर जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें 389 मेंबर्स निर्धारित किए गए, मतलब ब्रिटिश प्रांत के 292 मेंबर्स, चीफ कमिश्नरी के 4 मेंबर्स और देसी रियासत के 93 मेंबर्स, मतलब 292, 93 और 04 इन ऑर्डर में जो है वो मेंबर्स डिसाइड किए गए, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स अगर आपसे पूछे जाएँ तो 389, मगर जब हमारा पार्टीशन हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, तो ये सदस्य संख्या घट गई, ओके। हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है, जो निर्वाचन हुआ वो 296 सीट पर हुआ। यहाँ पर बेसिकली आप समझ सकते हैं 296 सीट, मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहाँ से 292, और जो चीफ कमिश्नरी है वहाँ से 4 सीट, मतलब जो देसी रियासतें हैं उनका निर्वाचन नहीं हुआ, ठीक है। तो जो निर्वाचन है वो 296 सीट पर हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस की हो गई, 73 सीट मुस्लिम की हो गई और 15 सीट अन्य में बहुत सी छोटी छोटी पार्टीज, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थे, ठीक है, जैसे महिला, मजदूर इत्यादि, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है 4 चीफ कमिश्नरी। यहाँ पे आप 4 चीफ कमिश्नरी के नाम भी अगर चाहे तो याद रख सकते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ओके। फिर हमारा मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान सभा है उसमें कितने वर्ग थे, बेसिकली हमारी संविधान सभा में 3 वर्ग थे। पहला सामान्य जनरल, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, मतलब जो मुस्लिम और सिख के अलावा हैं वही लोग लगभग जनरल में आते थे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 लाख आबादी पर 1 सीट, मतलब देखिए जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन होती थी, मतलब जिस क्षेत्र में जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन होती थी वहाँ पर 1 सीट होती थी, मतलब 10 लाख आबादी को, 10 लाख लोगों को एक कोई रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब समझे आप, मतलब सपोज़ करिए आप जिस सिटी में रहते हैं उसमें 10 लाख आबादी है, ठीक है, तो वहाँ से कोई एक मेंबर ही रिप्रेजेंट करेगा, ओके। संविधान सभा में हर जगह से यही प्रोविज़न किया गया, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है निर्वाचन तथा मनोनयन दोनों। देखिए, निर्वाचन तथा मनोनयन दोनों का मतलब ये है कि कुछ सदस्य निर्वाचित किए गए और कुछ सदस्य मनोनीत भी किए गए, ठीक है। निर्वाचन पद्धति अगर आपसे पूछी जाए तो एकल संक्रमणीय व समानुपातिक पद्धति, ठीक है। ये आप आगे अगर राष्ट्रपति मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पे आपको इन शॉर्ट समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लें, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है मनोनीत, मतलब देखिए जो संविधान सभा है उसमें जो निर्वाचन हुआ वो तो एकल संक्रमणीय व समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर हुआ, ठीक है, मगर जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 93 थी, ओके। और इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी, जिसमें से प्रमुख थी सरोजनी नायडू, हिंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और सुचिता कृपलानी, ओके। तो आप चाहें तो इनके नेम भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
ये फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, आप इनको एज इट इज़ लर्न कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनमें समझाने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान सभा में जो सीट है वो एचसी के लिए भी थी, एसटी के लिए भी थी और एंग्लो मतलब देखिए संविधान सभा में एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट का प्रावधान था और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट का प्रावधान था और एंग्लो इंडियंस के लिए 3 सीट का प्रावधान था, ठीक है। एंग्लो इंडियंस का मतलब समझिए, क्योंकि ये वर्ड आपको आगे भी जब हम लोकसभा पढ़ेंगे या फिर जब हम संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें आपको 104 संवैधानिक संशोधन में आपको एंग्लो इंडियंस वर्ड मिलेगा। ओके, तो मतलब समझिए, ध्यान से सुनिए। ओके, देखिए, वे ब्रिटिश नागरिक, वे ब्रिटिशर्स जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में हमारे भारत के ही नागरिक थे, मतलब हमारे देश के नागरिक, भारत और पाकिस्तान, और जब विभाजन हुआ मतलब डिवीज़न हुआ तो वो हमारे भारत में ही रह गए, तो उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है, ठीक है। मतलब एंग्लो इंडियंस एक तरह से ब्रिटिशर्स होते हैं जो कि 1947 के बाद भारत में रह गए। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, जो संविधान सभा है वह वयस्क मत अधिकार पर आधारित थी, ठीक है। मतलब देखिए, यह जो वयस्क मत अधिकार था वो सीमित मत अधिकार था, मतलब जो वोटिंग राइट है, जो मत अधिकार है वो सीमित था, उसको सबको नहीं दिया गया था, मतलब वो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नहीं था, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की कार्यवाही। देखिए, बेसिकली आपके 2022 में इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को मेंशन करेंगे तो आपको उसको माइंड में रखना है। ओके, तो देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें लगभग 211 सदस्य शामिल हुए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें शामिल सदस्य 211, और यह जो पहली बैठक हुई इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मतलब देखिए, मुस्लिम लीग का कहना था कि हमारे लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाए, हमारे लिए एक अलग से संविधान का निर्माण हो, ठीक है। मतलब ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए डिमांड कर रहे थे। फिर देखिए, इस बैठक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा है उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष या फिर उसके अस्थायी, ये सब क्वेश्चंस व्यापम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे लेवल पर आते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली इन टॉपिक से, इन लाइन से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि पहले स्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ आपको MPPCS प्री में ही नहीं बल्कि आपको हर जगह जहाँ पे पॉलिटी आती है वहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, तो देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष बनाया, हमने देखा। बात को अब ध्यान से सुनो, सोते सोते लेक्चर नहीं लेना है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनो। ओके, सो देखिए, जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और यह उस टाइम पर जो हमारी पहली बैठक हुई उसमें ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम मतलब सबसे सीनियर मेंबर थे, ठीक है। तो जो हमारे राजगोपालाचार्य हैं इन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए जाना चाहिए, ठीक है। आप एक ये भी पॉइंट समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, मतलब जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उस टाइम पर, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने का जो ट्रेडिशन है वो फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखिए, आप एक बार रिपीट करिए, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। कितने सदस्य शामिल हुए, तो 211 सदस्य हुए। कितने
कितने सदस्य शामिल हुए, तो 211 मेंबर्स इसमें शामिल हुए। ठीक है, इसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसका प्रस्ताव मतलब इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव राजगोपालाचार्य ने लाया था और यह एक फ्रांस ट्रेडिशन है। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है 11 दिसंबर 1946। बेसिकली ये दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद हैं, मतलब जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। समझ में आया। मतलब देखिए 9 दिसंबर के बाद जो मीटिंग हुई वो 11 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग में जो अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब टेम्परेरी थे ये। ठीक है, लेकिन जो 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई, इसमें परमानेंट चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। इतना समझ में आया। फिर इसके अलावा इसी बैठक में मतलब 11 दिसंबर 1946 को ही इसी संविधान सभा की बैठक में 2 उपाध्यक्ष, मतलब आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, फिर इसी बैठक में मतलब 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष मतलब डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी को बनाया गया। मतलब आप ये याद रख सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जिनका नाम डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी था। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ओके, फिर आपका थर्ड पॉइंट है 13 दिसंबर 1946। अगर आप आज भी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखें तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव किस डेट को पेश किया गया था। एक एक वर्ड बिल्कुल पूरे ध्यान से सुनना, वरना फिर एग्जाम में क्वेश्चन मिस हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए आप प्लीज़ समझिए कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को किया। ठीक है, मगर यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत हुआ। ठीक है, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया और यह पेश कब किया गया था, तो इसका आंसर 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया हो। फिर उसके बाद हम समिति पढ़ते हैं। बेसिकली जब उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया, जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया, तो कुछ संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण के उद्देश्य से कुछ कमिटीज़ बनाई गई। ठीक है, हम उन कमिटीज़ पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ओके, क्योंकि हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। वो तदर्थ झंडा समिति मतलब एडहॉक फ्लैग कमेटी, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें आपको मेनली संचालन समिति याद रखनी है और एडहॉक फ्लैग कमेटी मतलब तदर्थ झंडा समिति भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे तदर्थ झंडा समिति मतलब एडहॉक फ्लैग कमेटी पूछा जाए तो आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। ओके, लेकिन अगर आपसे झंडा कमेटी पूछा जाए मतलब अगर आपसे फ्लैग कमेटी पूछा जाए तो आपका आंसर JV कृपलानी हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया। फिर इसके बाद सरदार पटेल, बेसिकली सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी और अल्पसंख्यक जनजाति समिति थी। ठीक है, आप इनको एज इट इज़ लर्न कर लें, इनमें समझाने जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान शक्ति, संघीय शक्ति समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे और SK धर भाषा समिति के अध्यक्ष थे। बेसिकली SK धर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो SK धर है वो संविधान सभा के सदस्य है क्या, तो नहीं, वो संविधान सभा के। फिर उसके बाद SC हेतु समिति मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो समिति बनाई गई उसके जो हेड हैं वो S वरदाचार्य थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई उसके हेड भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ओके,
आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को 2 बार देखें। इसमें पूरे फैक्ट हैं, पूरा फैक्चुअल डाटा है, आपको धीरे धीरे करके लर्न हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद कुछ उप समिति भी बनाई गई। उस उप समिति में आपको मेनली 2 उप समितियाँ याद रखनी है। पहला मौलिक अधिकार उप समिति, जिसका आंसर JB कृपलानी हो जाएगा, और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, जिसका आंसर HC मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है। अब आप सभी बताएं, हमने HC मुखर्जी को पहले कहाँ पर पढ़ा था, मतलब किस पोस्ट पर, किस पद पर हमने पहले HC मुखर्जी को पढ़ा था। ठीक है, आप सभी फटाफट बताएं। देखिए, आप उन क्वेश्चंस को जो हम क्लास में पूछते हैं उसको तभी आंसर कर सकते हैं जब आप पूरे विथ फुल कंसंट्रेशन, विथ फुल डेडिकेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो आप एक भी क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। फिर आप चाहे कितने भी कंटेंट्स को फॉलो करें, कितने भी लेक्चर स्विच करें, मगर जब तक आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जिसने भी ध्यान से पढ़ा है वो कमेंट करके बताएं कि जो HC मुखर्जी हैं उनका हमने नेम पहले कहाँ पर पढ़ा है। ओके, आज के लेक्चर में हमने ऊपर की स्लाइड में देखा है, तो आप सभी पहले कमेंट करके बता दें। ओके। फिर उसके अलावा आप प्रारूप समिति पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रारूप समिति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी है। इसके जो हेड है वो BR अम्बेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ, मतलब 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बनाई गई, और जो इसमें मेंबर्स की संख्या थी वो 7 थी। अगर आप चाहें तो मेंबर्स के नाम याद रख सकते हैं। इसमें 7 मेंबर्स थे। पहले थे भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगकर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे मोहम्मद शादुल्ला, पाँचवें थे DP खेतान, छठवें थे N माधव राव, और 7वें थे KM मुंशी। समझ आया? वापस रिपीट करते हैं। ओके। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगकर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे N माधव राव, पाँचवें थे KM मुंशी, छठवें थे DP खेतान, और 7वें थे मोहम्मद शादुल्ला। ओके, इतना समझ में आया? आई होप आप सभी ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया, और इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, तो उसका आंसर प्रारूप समिति, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं कि प्रारूप समिति जो है उसने 3 बार अपना प्रारूप पेश किया। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में पेश किया गया, और जो अंतिम प्रारूप है वो 4 नवंबर 1948 को BR अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया। ठीक है, समझ में आया? बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मगर आप एक बार देख सकते हैं, क्या पता लक ख़राब रहा तो आ ही गया। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स में तो स्पेशली ऐसा होता है कि जो टॉपिक हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, स्पेशली प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मेंस में हम थोड़ा 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हैं अगर चाहे तो, मतलब अगर टाइम की कमी रहे तो। ठीक है, तो देखिए पहला प्रारूप जो पेश किया गया वो फरवरी 1948 में, दूसरा अक्टूबर 1948 में, और तीसरा भीमराव अंबेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप देख सकते हैं क्या क्या आपको याद रखना। देखिए प्लीज़ आप सभी इतने सारे फैक्ट्स को देखकर परेशान नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं है। अगर आप फैक्ट अच्छे से लर्न करते हैं, अगर आप फैक्ट पर अपनी कमांड रखते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके मेंस के 3 मार्कर रेडी हो जाते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए आपको अब संविधान सभा से कोई भी 3 मार्कर आ गया मेंस में, तो आप उसमें 3 पॉइंट तो ईजिली लिख ही देंगे, है ना? अगर प्रारूप समिति आ गई तो उसमें भी आप 3 पॉइंट लिख देंगे, कब गठन हुआ, कौन अध्यक्ष थे, कितने मेंबर थे, सबसे बड़ी समिति थी। तो देखिए अगर आप फैक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके मेंस में भी 3 मार्कर ईजिली रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ें, इतने फैक्ट्स को देख के परेशान नहीं हो। तो देखिए
जो संविधान सभा में अम्बेडकर हैं, मतलब BR अम्बेडकर जी जो हैं, उनका सबसे पहले निर्वाचन बंगाल से हुआ था, ठीक है। लेकिन जब देश विभाजित हो गया, मतलब भारत और पाकिस्तान बन गए, तो फिर उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ, ठीक। फिर विभाजन के बाद सदस्य संख्या 299। चलिए अब आप सभी बिना पीछे देखिए बताएं कि स्टार्टिंग में सदस्य संख्या कितनी थी, मतलब जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। आप सभी फटाफट बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रारूप। तो देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, और रिपोर्ट कब मिली, 21 फरवरी 1948 को। समझ आया, मतलब संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, तो आपका आंसर 114 दिन हो जाएगा, ओके। फिर देखिए संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय, इसका जो बजट रहा वो लगभग 64 लाख था, ठीक है। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार, ठीक है। देखिए जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना पूरा काम कर लिया। जो संविधान सभा है उसने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लिया, मतलब उसने संविधान को बना करके तैयार कर लिया, ठीक है। उस टाइम पे 15 आर्टिकल्स लागू हो गए और शेष आर्टिकल्स आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, ठीक है। अब वो 15 आर्टिकल्स कौन से थे, ये आपके एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से नहीं है, ठीक है। फिर देखिए तो आप ये याद रखिए कि 26 नवंबर 1949 से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो आंशिक तौर पर लागू हो गया, ओके। फिर लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो उसका आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया, मतलब देखिए जब 24 जनवरी 1950 को, मतलब समझिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है, तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति मनोनीत किया गया और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। मतलब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे इंडिया के पहले नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, पहले मनोनीत जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राष्ट्रगान मतलब जन गण मन और जो हमारा वंदे मातरम है वो कब अपनाया गया, तो आंसर आपका 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जिन्ना और गांधी जी कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है। देखिए बच्चों को अक्सर लगता है कि जो गांधी जी हैं वो भी संविधान सभा के सदस्य थे, मगर ऐसा नहीं है, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, मतलब उस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 22 जुलाई 1947 को हमारा भारतीय ध्वज अपनाया गया। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो आंसर 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, तो आंसर 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया, मतलब नेशनल फ्लैग, तो आपका आंसर 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार द्वारा यह भारतीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। बेसिकली अंतरिम सरकार जो है उसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे जिनका अलग अलग अपना वर्क था, मतलब जिनका अलग अलग अपना डिपार्टमेंट था, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची और 395 कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा मूल संविधान है जब बना था तो उसमें 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है।
फिर उसके बाद जो भारत संविधान का 60% है, जो 60% भाग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। मतलब समझिए, मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 जो भारतीय संविधान है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का 60% भाग हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। ओके, फिर उसके बाद संविधान जो है वो देहरादून से प्रकाशित किया गया। ये सब बहुत ही फैक्ट। फिर हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें आधुनिक मनु या भारतीय संविधान प्रमुख शिल्पकार भी कहा जाता है। ये आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा। बेसिकली आपको फर्स्ट पॉइंट जो कि भारतीय संविधान के पिता हैं वो याद रखें। तो कल हम अपने बचे हुए जो फैक्ट हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये सब जो प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं वो बहुत ही फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ शांति से सुनिए, आप सिर्फ शांति से सुनते रहिए, आपको सब कुछ बहुत ईजिली ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है,